कांग्रेस के पास इस समय दो प्रकार के प्रचारकों की कमी है। 22 में मैं चुनाव नहीं लड़ता तो कांग्रेस निश्चित तौर पर सत्ता में होती है। तो मैं चाहता हूं कि 2027 में वो गलती न रहे। भाजपा का एक एजेंडा है, वो है मुस्लिम एजेंडा, और अकेले में एकांत में भाजपाई कहते हुए हे मुस्लिम देवता तेरी कृपा से ही सत्ता में, झूठ लूट फूट के दायरे में जो है आक्रामक रणनीति अपना करके इनको धकेला जा सकता है, क्योंकि इनके पांव जमीन में नहीं है भाजपा के। और इसलिए मैंने ऑफर किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम बहुत सब लोग राहुल जी की, प्रियंका जी की, इनकी मांग करते हैं, लेकिन उसके बाद नीचे के स्तर पर भी मांग होती है। ये जो नेतृत्व है, हम इस नेतृत्व के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें, ओवरटेक न करें, उसको सप्लीमेंट करने का काम करें, ताकि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी का प्रचार दोनों एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके। नेक्स्ट अवेलेबल बाजू है वो प्रीतम सिंह है और गणेश गोदियाल जी है, तो मैं उनको लेकर के चतुर्भुज नेतृत्व की बात करता हूँ। बहुत चुनाव लड़ लिए, कोई उसको रखना चाहे तो रख सकता है, कोई कहे नहीं भाई साहब अब हो गया, बहुत हो गया, एक फूल का गुलदस्ता दे करके मैं बगल में बैठ जाऊँ। प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम मुलाकात कराएंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से। हरीश रावत जी से भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बात करेंगे। आजकल रावत जी कुमाऊं के दौरे पे हैं और लगातार कुमाऊं में सक्रिय भी हैं। पिथौरागढ़ से लेकर अल्मोड़ा, बागेश्वर और हल्द्वानी, लगभग हर जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आज जानते हैं कि आगे भविष्य की क्या रणनीति है कांग्रेस को लेकर। तो शुरुआत हम करते हैं हरीश रावत जी से। हरीश रावत जी, आपका अमर उजाला कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। अच्छा, पहला क्वेश्चन हम ये करते हैं कि आपने चुनाव न लड़ने का ऐलान क्यों किया? इसके पीछे की राजनीति क्या है? बहुत सीधी सी राजनीति है। बहुत चुनाव लड़ लिए, और दूसरी बात यह है, यदि हम रणनीतिक हिसाब से भी देखें, क्योंकि चुनाव एक रणनीति भी है, कांग्रेस के पास इस समय दो प्रकार के प्रचारकों की कमी है। एक जो सारे प्रदेश भर में समन्वय स्थापित करके प्रचार को गति दे सके। मान लिया कोई लोहाघाट में उम्मीदवार है, तो वहाँ ये अनाउंस करके कि आज रामलीला ग्राउंड में एक मीटिंग होगी जिसको श्री हरीश रावत संबोधित करेंगे, है या फला संबोधित करेंगे, ये कह करके अपनी मीटिंग का आयोजन कर सके। क्योंकि चुनाव के वक्त में कैंडिडेट को इस तरीके का बूस्टअप की बहुत जरूरत पड़ती है। और दूसरा, हमको ऐसे प्रचारक की भी कमी महसूस होती है जो नेशनल हीरोज आते हैं, हमारे नेशनल स्टार्स आते हैं। मान लिया राहुल जी आए, खरगे साहब आए, प्रियंका जी आई, या सचिन पायलट आ गए, सब एक बात कर या आए, और वो कुछ माहौल बना गए, उस माहौल को जो आगे कैरी कर सके, छोटी छोटी मीटिंगें करके, है जिनको हम कॉर्नर मीटिंग्स टू बड़ी मीटिंग है इलेक्शन के वक्त में, ताकि एक माहौल ऐसा बने, पार्टी गति आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। अच्छा, लोगों के अंदर चर्चा हो। अच्छा, एक तो चीज, इस कमी को पूरा कर मैंने बहुत सोचा। मैंने 2002 में तो खैर मैं ही था, सब जो भी कर रहा था, लेकिन 2007 में भी सारी परिस्थितियां विपरीत थी। चीफ मिनिस्टर जो 5 साल रहे, वो अचानक उन्होंने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, और अलविदा साथियों कह दिया, और वो भी पार्टी के मैनिफेस्टो रिलीज के मौके पे कह दिया, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत गिरा। दूसरा, वो चुनाव भर में कहीं बाहर नहीं निकले पार्टी के लिए प्रचार करने, और चुनाव में अपने मुख्यमंत्री का
हाउस खाली कर रहे थे और उसको बराबर न्यूज 18 या दूसरे चैनल दिखाने का काम कर रहे थे। तो लगातार उससे ये इम्प्रेशन जा रहा था कि कांग्रेस डमाडोल है। हाँ डमाडोल है। तो उस हालत में भी मैंने प्रचार करके सारे स्टेट भर में चीजों को संभाला और कांग्रेस ऐसी स्थिति में आ गई कि हम जोड़ तोड़ से चाहते तो हम सरकार बना सकते थे और हमने प्रयास भी किया था। मुझसे अहमद भाई ने कहा, मैंने प्रयास किया और हमने जोड़ तोड़ कर ली थी संख्या की। इसीलिए खंडूरी जी की काफी हंगामा हुआ था उस दौरान। लेकिन मैंने ये देखा कि जब भी प्रचार अभियान किसी ने एक सेंट्रल पॉइंट बन करके स्थानीय प्रचार अभियान को गति देने का काम किया तो उससे कांग्रेस को लाभ मिला। ये 2022 में भी हुआ। लीडर अपोजिशन और लीडर पीसीसी दोनों चुनाव में अपने अपने क्षेत्रों में स्टैकअप हो गए। एक बाजपुर में हो गए, एक रुद्रप्रयाग में हो गए। तो पार्टी ने फिर मुझको हेलीकॉप्टर दिया और मैंने सारे राज्य भर में घूम घूम करके प्रचार किया और लगभग मेरी समझ से 80 मीटिंगें मैंने बाय हेलीकॉप्टर की, जो तो फिनोमिनल अचीवमेंट। तो ये इस भूमिका को मैं जब खुद चुनाव लड़ा मैं नहीं अपना पाया और कोई फिल इन द गैप हम तैयार नहीं कर पाए। कोई दूसरा व्यक्ति उस जिम्मेदारी को ले ले, वो आगे आता दिखाई नहीं दिया। तो ये इस कारण मैंने सोचा कि यदि 2022 में मैं चुनाव नहीं लड़ता तो कांग्रेस निश्चित तौर पर सत्ता में आती। तो मैं चाहता हूं कि 2027 में वो गलती न रहे और इसलिए मैंने ऑफर किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं चुनाव अभियान अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। कोई और लेना चाहे तो मोस्ट वेलकम। पार्टी किसी और के लिए निर्णय करती है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन मैंने इस सोच करके कि आई शुड बी अवेलेबल और वो भी पार्टी के फायदे के लिए किया। ऐसा तो नहीं कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी तक पार्टी ने बहुत सारा कुछ आपको दिया, अब आपको समय आ गया कि पार्टी को हाँ, दें? ये भी है। बल्कि देखिए हमारे पास ऐसे 2-3 अपकमिंग जो जिनमें ओरेटरी स्किल चाहिए ना, बोलने की स्किल भी तो चाहिए ना। चुनाव के दिनों में तो इस आर्ट की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्किल वाले जैसे गणेश गोदियाल जी हैं, करण मेहरा जी हैं, ये भी इनमें भी ये स्किल है हमारे अध्यक्ष में। यदि और ऐसे उसमें आप मैं एक उदाहरण देकर आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत सब लोग राहुल जी की, प्रियंका जी की, इनकी मांग करते हैं, लेकिन उसके बाद नीचे के स्तर पर भी मांग होती है ना। उन्होंने कहा सचिन पायलट को भेज दीजिए साहब। अब आजकल हमारे एक नए यूथ लीडर हैं बिहार से, हैं कन्हैया, अब उनकी भी बड़ी मांग होती है। क्योंकि वो जो मोमेंटम राहुल जी के या हमारी लीडरशिप बनाती है, उस मोमेंटम को आगे कैरी करने का काम करते हैं। मैंने बल्कि अपने बेटे हमारे आनंद रावत हैं, अपने को डालने की कोशिश करो कि नेशनल लीडरशिप के कैंपेन के बाद यदि स्थानीय लोकल आधार पर लोकल कैंपेन की जरूरत पड़ती है तो लोग तुम्हारी मांग करें। तुम उसके लिए एक तो समझ बनाओ पूरे राज्य की और दूसरा जो है अपनी स्किल को डेवलप करो। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट है। अब इसको राजनीति में आप कुछ भी कहते हैं तो उसका अपने अपने तरीके से विश्लेषण होता है, स्वाभाविक है। लोग कटाक्ष भी करेंगे, उसको आलोचना समालोचना, ये तो राजनीति का स्वाभाविक गुण है। तो ये मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं कि कोई किस रूप में देख रहा है, लेकिन मैं जिस रूप में देख रहा हूँ और जिस रूप में मेरी प्लानिंग है वो मैंने आपके सामने आपके छोटे से सवाल के जवाब में कह दिया। बहुत शुक्रिया। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, अच्छी बात है, आप पार्टी की मदद करना चाह रहे हैं, ये भी है। लेकिन आप उत्तराखंड कांग्रेस में एक मजबूत लीडर के तौर पे या एक चेहरे के तौर पे आपको क्या लग रहा है कि किस व्यक्ति में एक या दो में स्किल है जो कांग्रेस को और आगे बढ़ा सकता है? नहीं, हमारे पास ऐसे
इस समय भी मैं बराबर एक चतुर्भुज नेतृत्व की बात करता हूँ। जैसे पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर तो स्वाभाविक हाँ, ठीक हिस्सा है, है। वो तो दो बाजू हैं ही हैं। हाँ, उसके अलावा जो है, जो नेक्स्ट अवेलेबल बाजू है वो प्रीतम सिंह है और गणेश गोदियाल जी है। तो मैं उनको लेकर के चतुर्भुज नेतृत्व की बात करता हूँ। जब मैं उसके बाद भी देखता हूँ तो देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर जो इसमें जो है तीसरी लाइन में कह लीजिए या दूसरी लाइन में कह लीजिए, क्योंकि मैंने आपको लाइन से बाहर कर दिया है, मैं लाइन से बाहर हूँ, तो ये सब दूसरी लाइन में है। तो हमारे पास जो पहली लाइन में चतुर्भुज नेतृत्व है, उसको ताकत देने के लिए दूसरी लाइन में भी एक लाइन बिल्कुल खड़ी है लेयर के रूप में। अब जैसे हमारे डिप्टी लीडर है, हाँ, कापड़ी जी, वो तैयार है। प्रकाश जोशी इतनी बार से इनकी अजमाई ये इस तरीके के हैं। सुमित हृदयेश है, अनुपमा रावत है, और भी बहुत सारे देयर आर लॉट यंगस्टर्स जो अपनी, जिनमें प्रॉमिस है, जो दिखा रहे हैं कि हम कर सकते हैं कुछ करके। हाँ, मगर इस समय अभी जो उनके लिए रूल है, जो उनके लिए होना चाहिए, उनके मन में भावना वो ये होनी चाहिए कि ये जो नेतृत्व है, हम इस नेतृत्व के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें, ओवरटेक न करें, उसको सप्लीमेंट करने का काम करें, ताकि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी का प्रचार दोनों एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके। तो मेरी भूमिका तो मैंने बता दिया कि मैंने अपनी तरफ से ये कह दिया, और मैं बहुत इस बात के लिए अपने को थोप भी नहीं रहा हूँ। इसलिए मैं पहली लेयर में, कोई मुझको रखना चाहे तो रख सकता है, कोई कहे नहीं भाई साहब अब हो गया, बहुत हो गया, एक फूल का गुलदस्ता दे करके मैं बगल में बैठ जाऊंगा। अभी आप ही की कांग्रेस के एक लीडर हैं, पिछले दिनों देहरादून में हरक सिंह रावत, जो कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, फिर वापस कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि 2022 जो चुनाव है वो आपकी वजह से कांग्रेस हार गई या आप अपने सीटों तक सीमित रह गए, ऐसा उन्होंने ऐसा बोला। इसको सुना भी होगा आपने कहीं। हाँ, यदि उसकी व्याख्या कर देते हो तो ज्यादा ठीक होता। मगर राजनीति में कुछ बातें आधी कही जाती हैं, हाँ। बाकी अनुमान लगाने के लिए छोड़ दी जाती हैं। तो उन्होंने एक हिस्सा अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया। ये सत्यता है कि यदि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा होता तो कांग्रेस के लिए फायदा होता। यहां तक उनका एनालिसिस सही है। और इसके बाद जो हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया है, अब उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया है, तो ये मैं उन्हीं के ऊपर रखूंगा कि वो इसको कैसे एक्सप्लेन आगे बढ़ाते हैं उस बात को। एक मतलब कांग्रेस के भीतर से ही कई लोग ऐसे आपस में चर्चा करते हैं कि चूंकि आप हमेशा एक उत्तराखंड का जैसा स्वभाव है, मतलब कई बार विद्रोह टाइप से, कि शुरुआती दौर में आप, जैसे एनडी तिवारी की सरकार थी तो आप धरने में बैठ जाते थे, और दूसरा जब विजय बहुगुणा की सरकार तो सियासी विरोध करते थे, फिर जब आपकी सरकार बनी तो कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पाए और टूट हो गई कांग्रेस में। क्या ऐसा कारण रहा होगा, क्या मानते हैं आप इससे? हाँ, थोड़ा सा इसको पृष्ठभूमि से समझना पड़ेगा। 1990 में जब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भी हार गई और उत्तर प्रदेश में हम बड़ी बुरी स्थिति में आ गए, उसके बाद हमारे जितने सीनियर लीडर्स थे वो एक एक करके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रीजन में इधर उधर तितर बितर हो गए। जो आज नेतृत्व दिखाई दे रहा है, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे हीरा सिंह जी हो, चाहे गोविंद सिंह कुंजवाल जी हो, चाहे सुरेंद्र सिंह जी हो, या और दूसरे जितने हमारे जी हैं, ये सब जी उस समय मैंने समेटे। ये अपने अपने क्षेत्रों के नेता थे, छोटे
कॉन्स्टिट्यूंसीज के नेता थे, मैं इन सबको बाहर करके लाया और इनके साथ जिस पार्टी को राज्य विरोधी समझा जा रहा था और राज्य आंदोलन के विरोध में, और आप जानते हैं कि उन्होंने जिनने कहा कि हमारे मतलब हमारे शरीर हमारे बनेगा, वो नारायण जी ने नरसिम्हा राव जी के वहाँ जब वो केंद्र शासित क्षेत्र देने जा रहे थे तो नारायण जी ने क्लियर गोविंद वल्लभ पंत जी का उदाहरण देकर के कहा कि राज्य का बंटवारा मेरे, गोविंद वल्लभ पंत जी ने कहा था कि मेरे लाश के ऊपर होगा। उन्होंने कहा कि ये स्थिति आज भी है, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व तो समाप्त किया जाना है। तो नरसिम्हा राव जी जिस कागज को लाए थे डिक्लेयर करने के लिए और उसको वो जेब में वापस लेकर के चले गए और प्रधानमंत्री हाउस में पहली बार प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगे, न भूतो न भविष्य थी। लेकिन उस मीटिंग का ऑर्गेनाइजर मैं ही था और मेरी गलती ये थी कि मैं उसमें मैंने नारायण जी को भी बुलाया, केसी पंत जी को भी बुलाया और लोगों को भी बुलाया। यदि हम इनको नहीं बुलाते तो शायद केंद्र शासित का प्रदेश मिल गया होता और चीजें दूसरे दिशा की तरफ मुड़ गई होती, लेकिन दिशा बदल गई। तिवारी जी ने एक शब्द कह करके पूरी दिशा को मोड़ दिया। लेकिन संयोग ऐसा बना कि कांग्रेस बहुत बदनाम हो गई, केंद्र बदनाम हो गया। उत्तराखंड में नारे लगते थे, उत्तराखंड का काव नरसिम्हा राव, और ऐसे समय में नारायण जी भी छोड़ करके चले गए, केसी पंत भी दूसरी तरफ चले गए, बहुगुणा तो पहले ही अस्तांचलगामी थे, सतपाल महाराज भी उनके साथ चले गए। लॉट ऑफ जितनी ये लीडरशिप थी, ये सारी लीडरशिप उधर की तरफ चली गई। अब मैंने राजेश पायलट जी जैसे लोगों का, मोतीलाल वोरा जी जैसे लोग, बलराम सिंह जी जैसे लोग, बहुत सारे लोगों की मदद लेकर के, जितेंद्र प्रसाद जी की मदद लेकर के धीरे 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 कांग्रेस को राज्य विरोधी से राज्य समर्थक में लेकर गया। और कलकत्ता अधिवेशन में छोटे छोटे पीसीसी मेंबर्स हमारे जो आज महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें किशोर उपाध्याय आज भाजपा के अंदर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद उनकी भूमिका को लोग समझ भी नहीं पाएंगे। उन सब की सहायता लेकर के हमने एक प्रस्ताव रख दिया और माधवराव सिंधिया जी मेरे दोस्ती थी, जितेंद्र प्रसाद जी अभी हमारे दोस्त थे, मीरा कुमार जी उसमें अध्यक्षता कर रही थी। हमने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का भाग बना दिया कि छोटे राज्यों का निर्माण के लिए विधानसभाएं प्रस्ताव करेंगी तो जो है कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। जैसे ही कांग्रेस राज्य के समर्थन में आई, छोटे राज्यों के समर्थन में आई, तो आम सहमति बन गई और उस आम सहमति का परिणाम ये रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है उत्तराखंड और उसके साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड के राज्य बने, अस्तित्व में आए। हम थैंक यू अटल जी भी कहना चाहेंगे, लेकिन उसमें कांग्रेस की भी बड़ी भारी भूमिका थी। और उस स्थिति में ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स थे हमारे कांग्रेस के, इन्होंने सबने अपनी भूमिकाएं अदा की। ये सब पीसीसी के मेंबर थे, गोविंद सिंह जी, जिनके मैंने सोहन सिंह जी आज ये सबके नाम लिए आपके सामने जो है, ये सब लोग पीसीसी के मेंबर्स थे। और आपको आश्चर्य होगा, पीसीसी ना ये प्रस्ताव पेश करने के लिए एआईसीसी में दस्तखत करने के लिए जब मैं केसी पंत जी के पास गया, ही रिफ्यूज टू साइन दैट। केएन जोशी उसमें राज्यसभा के मेंबर थे, ही रिफ्यूज टू साइन दैट। हाँ, मैंने ऐसा नहीं, हमने उनका प्रयास नहीं किया, लेकिन ये सब था। तो ये पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि के आलोक में मैं राज्य का पीसीसी का प्रेसिडेंट बना। तो पीसीसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद जब मैं उसके आगे के सवाल कर लेता हूँ कि जब आप पीसीसी चीफ आपके रहते हुए कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन सामान्य तौर पर तमाम राज्यों में होता है कि जो पीसीसी प्रेसिडेंट होता है वही सीएम बनता है, लेकिन आपको नहीं बनाया गया, तो क्या इसका टीस जीवन में है क्या इसको लेकर? देखिए, वही, क्योंकि इसमें कुछ सीधी सीधी बात थी। कुछ लोगों ने ये कह दिया नहीं वो होंगे तो हम नहीं, क्योंकि जो लोग 99 के बाद आए कांग्रेस के अंदर, आप किसकी ओर इशारा करना चाहेंगे? 99 के बाद आए, जैसे सतपाल महाराज, जैसे विजय बहुगुणा, जैसे इंदिरा हृदयेश जी, जितने लोग ये उसके बाद आए या इनके अनुयायी गण,
नव तिवारी जी के अनुयायी नहीं। हरक सिंह जी या दूसरे जी, ये सारे जी ने कहा कि हरीश रावत को रोकना है। हरीश रावत को रोकने में सब सफल हो गए। मैंने, सोनिया जी ने मुझे बुलाया, मैं आभारी हूँ उनका, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा हरीश स्थितियाँ ऐसी हैं, और मुझे नारायण दत्त जी को, मैंने कहा मैडम ये तो आपके नाम से जीते हैं, जिसको आप बनाए। हमने स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार किया मगर बहुमत हमारे साथ था। विधायक तो आपके हाँ, साथ थे। अब हाँ, मैनिफेस्टो सब मैंने बनाया था, हमारे लोगों ने बनाया था। और पीसीसी हाँ, प्रेसिडेंट जो जो रहता है हमारा वो सामान्य तौर पर वही बनाता है। जी नहीं, वही नहीं बनाता है, सब कमेटी होती है, लेकिन हाँ, उस समय पार्टी में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। हमने तो रात चलते चलते मैनिफेस्टो बनाया था, सड़क चलते चलते उसी में सब रखते थे और उसी में से करके तैयार करते थे। तो वो मैनिफेस्टो उत्तराखंड के आधार पर था। तो उस मैनिफेस्टो के लिए मुझे लड़ना पड़ा। मैंने जब चीफ मिनिस्टर बने थे नारायण तिवारी, बहुत लोगों को शायद वो सीन याद हो ना हो, जब मैं उनको बधाई देने के लिए गया गवर्नर के शपथ ग्रहण के बाद, वहाँ किसी हॉल में था देहरादून के, तो मैंने उनके हाथों में मैनिफेस्टो दिया और मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने गवर्नर के अभिभाषण में उस मैनिफेस्टो की बहुत सारी बातों को रखा, लेकिन जब चलाने की बात आई तो भूल गए। जैसे उसमें एक मेजर ये बात थी कि जमीनों के खरीद फरोख्त पर हम हिमाचल का अनुसरण करेंगे। जब ये भूले तो मुझे याद दिलाने के लिए धरना पे बैठना पड़ा, गरजना पड़ा। अच्छा, जब हमारे यहाँ औद्योगिकीकरण हुआ, ठीक बात है, हम जो औद्योगिकरण के लिए मैदानी क्षेत्र जैसे हिमाचल के अंदर बद्दी में हुआ और जगह हुआ, सभी जगह जितने, क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए टैक्स कंसेशन था, उसका लाभ उठा करके औद्योगिकरण हुआ। अब औद्योगिकरण में हमारी लोगों की से न रहे, तो इसलिए मैंने धरने का ऐलान किया। मैंने मिला नारायण जी को, उन्होंने कहा ये संभव नहीं है, उद्यमी नहीं मानेंगे। मैंने कहा भाई 70% लोकल लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए इन उद्योगों में। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनली फिजिबल नहीं है। मैंने कहा अच्छा नहीं है तो फिजिबल बनाना पड़ेगा, इसको शासनादेश से करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं किया जा सकता। मैंने विधानसभा के सामने मैंने कहा ठीक है, मैं धरने पर बैठ रहा हूँ। हाँ, मैं जब धरने पर बैठने की बात कही तो शासनादेश निकल गया। आज भी उत्तराखंड का जो शासनादेश है, जो स्थानीय वहाँ के उद्योगों में स्थानीय लोगों को नौकरी मिली, कांग्रेस की वो बड़ा भारी अचीवमेंट है। उद्योग के बाद यदि दूसरा कोई अचीवमेंट है तो वो है कि स्थानीय लोगों को 70% आरक्षण मिला। और मेरे लिए वो जरूरी था, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो फिर वो जो हमारा मैनिफेस्टो था वो तो बिल्कुल बेमानी हो जाता, और मेरे पीसीसी प्रेसिडेंट रहते हुए वो बेमानी हो, ये कैसे संभव था। और मैंने जब नारायण दत्त जी को अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहा, मैंने कहा मैं इस्तीफा दे देता हूँ, उनको बहुत दिक्कत आएगी मेरे साथ सरकार चलाने में, क्योंकि जो मैंने मैनिफेस्टो बनाया है उस मैनिफेस्टो के साथ मैं बधा हुआ हूँ। हाँ, जैसे हमने जमीनों का मालिकाना हक देने का वादा किया था उसमें, हाँ, जो बस्तियों को, जिसमें ऐसी हमारी सभी सबको, लेकिन मैंने उसको फिर भी जो है उसको टुकड़ों टुकड़ों में, जब मैं चीफ मिनिस्टर हुआ तो हमने टुकड़ों टुकड़ों में उसको सब लागू किया, कानून बनाया, विधानसभा का कानून बनाया। तो मैं उससे मैनिफेस्टो से बधा हुआ था। नारायण दत्त जी उस मैनिफेस्टो से बधे भी नहीं थे, क्योंकि वो तो इन लोगों के सौजन्य से आसमान से धरती पर अवतरित हुए थे। बल्कि एक बार इंदिरा जी से मैंने यूं ही परिहास में कहा, ऐसे ही कुछ पत्रकार मित्र आप जैसे बैठे हुए थे तो बातचीत चल रही थी, तो मैंने कहा आई एम प्राउड टू बी, आई हैव इंदिरा हृदय जी एज नंबर 2 इन माई गवर्नमेंट। तो बोली भाई मैं कब तक रहूंगी ये नंबर 2, स्वाभाविक नंबर 1 भी होना चाहिए। मैंने कहा इंदिरा जी इसकी तो लेखनी आपने उसी दिन लिख दी जिस दिन हम नारायण दत्त जी को ले आए, और यदि उस दिन मैं चीफ मिनिस्टर हो गया होता तो मैंने कहा ये 2015 की बात थी, तो मैंने कहा अभी तक तो मैंने कहा आप भी मुख्यमंत्री हो करके नंबर 1 हो करके और भी लोगों की बारी लग गई होती थी। मैंने कहा जो बीजेपी में चले गए हैं शायद मैंने कहा उनकी भी बारी लग गई होती। तो मैंने कहा तो तुम लोगों की करनी है, मैं तो कैसे न कैसे फिर भी हो गया, लेकिन मैंने कहा आप लोग
अब इसके लिए मैंने कहा तुम लोग मुझे दोष नहीं दे सकते, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने कहा आप जैसा वित्त मंत्री हो और आप जैसा पुशर हो तो ये किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए एसेट है। मैंने कहा उसको मैं एक्नोलेज करता हूँ। तो ये सारा माजरा है। तो राजनीति में ये सब होते रहते हैं। यदि राजनीति में ये सब न हो तो फिर राजनीति का आनंद ही नहीं आएगा। आकर्षण भी क्या है। मैं यदि 2002 में मुख्यमंत्री बन गया होता, मैं क्या करता हूँ एक अलग। हाँ सही बात है, उस समय लेकिन स्थितियां परिस्थितियां हाँ, क्या होती है लेकिन उस प्यार का आनंद दूसरा है जिसमें आप हीर राझा बन जाए, जिस 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 जिसमें आप जो नहीं कर पाए उन चीजों को याद करते रहे। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो कुछ को कर पाया। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ इस बात को, और उत्तराखंड के लोगों से मैं साफ तौर पर कहता हूँ, एक आध बार बल्कि यही हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा यदि आपने दर्शन राजधानी बना दी होती, घोषणा कर दी होती, आदेश निकाल दिया होता तो कांग्रेस सत्ता में आती। मैंने साफ कहा, मैंने कहा भाई कांग्रेस ने, मैंने कहा न कांग्रेस ने न उत्तराखंड ने मुझे राजधानी बनाने के लिए कब चीफ मिनिस्टर बनाया। मैंने कहा मैं तो सजी सजाई किसी की विषाद में आधे में, मैंने कहा या सजी सजाई टेबल में थाली में आधी छुट्टी हुई थाली में, मैंने कहा बड़ी विषम परिस्थितियों में आया यहाँ चीफ मिनिस्टर बन करके, जब पूरा राज्य आपदा से खंडित था, हाँ। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, उसमें मैं आया। और मैंने कहा मुझको उत्तराखंड ने कोई न जिले बनाने के लिए न जो है राजधानी बनाने के लिए, यदि 2070 में मुझे मौका दिया होता, जब मैं मांग रहा था मुझे दिया होता उत्तराखंड ने, तब ये सवाल मुझसे पूछा जा सकता था क्यों नहीं गैरसैंण राजधानी बनी, क्यों नहीं जिले बने। मैंने कहा मुझे तो बनाया नहीं आपने, ये तो मैंने जितना दे दिया, जितना कर दिया, विधानसभा भवन आदि आदि, ये मेरी तरफ से जो है आपकी सेवाओं का बोनस है, जो आपने मुझे अवसर दिया उसके बोनस है। अच्छा, आप लगातार अभी कुमाऊं में सक्रिय हैं, कोई पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और लगभग हर जिलों में जा रहे हैं, नैनीताल, हल्द्वानी। आप लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कई जगह विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं। लोग, आप गए अभी मयूख महल के यहाँ, आप गए अभी यहाँ पे तराई में तिलक राज बिहार से चल रहा है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कभी जब मतलब जोड़ने के बजाय ऐसा जब जून की तपती दोपहरी में किसी को तो पानी की बूंदें डालनी पड़ती है ना, तो अब पिथौरागढ़ में जो स्वर उस समय थे निकल गया गुस्सा, और उसके बाद अब स्वर धीरे 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 बदल जाएंगे। अब मैं यहाँ आया हूँ, धीरे धीरे जो है यहाँ भी आप स्वर बदलते देखेंगे। तो किसी को तो भूमिका अदा करनी पड़ेगी ना परिवार में। तो यदि वो भूमिका मैं अदा कर रहा हूँ तो इसको, अब इस भूमिका में मेरा अपना मानना है, जब आप ऐसी भूमिका अदा करते हैं तो फिर सफलता के चांसेस 100% होते हैं। और आप देखिएगा ये दिन जहां से आपको विद्रोह के स्वर दिखाई दे रहे हैं, वो स्वर जो है कांग्रेस के लिए एसेट के रूप में बदलेंगे। आप कुछ हमारा हुनर भी देखिए। तो चंद्रेश पांडे जी, आपका कुछ सवाल? मनोज जी, आपको क्या लगता है कि क्या करण मेहरा के नेतृत्व में 2027 में कांग्रेस को सत्ता मिलेगी? देखिए या फिर गुटबाजी की वजह से कांग्रेस सत्ता से दूर रहेगी? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक हिस्से का जवाब तो मेरे पास नहीं है, उसका जवाब तो जनता देगी ना, दिल्ली वालों के पास, कांग्रेस हाईकमांड के पास, कि 2027 में वो पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में किसको कह रहे हैं कि भाई तुम चुनाव जिताओ। लेकिन मेरे लिए वो प्रेसिडेंट हैं और इसलिए उनके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करना मेरी जिम्मेदारी है, एज लॉन्ग, क्योंकि मैं कुर्सी से बंधा हुआ हूँ, मैं व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि 27 में जीतेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आज जो सरकार है
वो झूठ, लूट और फूट पर आधारित है। और उत्तराखंड देवभूमि है। ये भूमि कभी भी झूठ फरेब को माफ नहीं करती, लूट को सहन नहीं करती है, और जो है फूट इसकी आदत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड समन्वयकारी धरती है, जोड़ने वाली धरती है। देवता जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। तो भाजपा स्वभावगत तरीके से झूठ, लूट, फूट की पार्टी है, और ये एक अभ्रंश है कि इस समय ये उत्तराखंड की सत्ता में है। यह अभ्रंश ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रहेगा। 2027 में इसका निश्चित तौर पर पटाक्षेप हो जाएगा। सर, पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था मुस्लिम विश्वविद्यालय, और मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उससे कांग्रेस को माना जाता है कि काफी नुकसान हुआ था। आपके मन में वो टीस आज भी है? आप अभी भी कई बार आपके बयान उसको लेके आते हैं। गुलजू के दरबार में आपने फरियाद लगाई हुई है, क्या न्याय मिलेगा कांग्रेस को? हम आखिर लाखों लोगों की आस्था है गुलजू है, शिव जी है, देवी माँ का मंदिर, हरधार में देवी माँ का मंदिर है। मैं उन हर धारों में जा रहा हूँ, हर मंदिर में जा रहा हूँ, क्योंकि आप इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। आप आंकड़ों का थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं, अपनी उपलब्धि किसी को बता सकते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर आप एक झूठ को नहीं थोप सकते हैं केवल प्रचार संसाधनों का दुरुपयोग करके, सत्ता के संसाधनों का दुरुपयोग करके, कि उन्होंने ये कह दिया कि हम सत्ता में आएंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इसीलिए मैंने पहले कहा कि मेरा बयान दिखाओ या कांग्रेस का बयान दिखाओ, किसी नेता का बयान दिखाओ। मैंने कहा किसी अखबार में, किसी पंजीकृत अखबार में मैंने कहा 5 चीजें नहीं भी दिखा दो। और मैं छोड़ो, यदि हमारा उजाला नहीं मिल रहा है तो 5 चीजें नहीं भी दिखा दो। यदि आपको दूसरा कोई टीवी वो नहीं मिल रहा है, ये वाला, क्या कहते हैं इनको आप लोग, तो किसी पोर्टल में दिखा लो, यूट्यूब में दिखा लो, कहीं तो दिखा लो, कहते हुए कहीं तो होंगे, मुंह टपटपाते हुए दिखा दो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हुए दिखा दो हमको। सत्यता ये है कि ये सफेद झूठ था, और ये जनता के विवेक के का मखौल है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर किसी शिक्षण संस्था की स्थापना या किसी संस्था की स्थापना से सरकार को रोकता है, शासन को रोकता है। आप कर ही नहीं सकते। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या आज़ादी से पहले बने, संविधान के प्रभावी होने के बाद आप ऐसा कर ही नहीं सकते। कोई सरकार चाहे भी तुम नहीं कर सकती है, नंबर 1। तो हमने कहा, पहले मैंने 50,000 का इनाम घोषित किया, फिर 1 लाख किया, फिर मैंने ऐसा प्रमाण 2 लाख किया, फिर 5 लाख किया, फिर 10 लाख किया। अब मैंने कह दिया मैं अपनी पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा भाजपाइयों, कोई लाओ तो सही, वो दिखाओ तो सही। अब जब वो दिखा नहीं रहे हैं तो क्या करूं? अब कहाँ उनको लठ लेकर के उनके पीछे दौड़ूं और कुछ करूं? इसलिए मैं गोयल जी के शरण में गया। मैंने कहा गोयल जी तुम ही न्याय करो, इन भाजपाइयों का नाश करो इनको। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला, इतने बड़े पातकी हैं, फरेबी हैं। जैसे 2022 में एक वक्त सरकार के खिलाफ काफी इनकम्बेंसी थी और लगा था कि कांग्रेस का सत्ता में आ ही जाएगी, तो जो आपने 2 सीटों से लड़ने का निर्णय लिया, क्या आप इसको अपनी रणनीतिक चूक मानते हैं? हाँ, मैंने 1 सीट पर लड़ने का निर्णय, वहाँ बहुत सारे उम्मीदवार हो गए थे, और एक स्थानीय स्ट्रॉन्ग जो हमारे व्यक्ति थे, नेता थे, उन्होंने मुझसे लास्ट मिनट पर आग्रह किया, कहा कि किच्छा नहीं तो फिर चली जाएगी, आप किच्छा से लड़िए, क्योंकि यहाँ इतने उम्मीदवार हो गए, इस झगड़े में किच्छा से लड़िए। मैं तब भी रामनगर से लड़ना चाहता था, बल्कि स्थितियां ऐसी थी कि रामनगर में मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत कंड्यूसिव थी, लेकिन जो मेरे सलाहकार थे उन्होंने कह दिया नहीं मैं लड़ता हूँ रामनगर से। अब ये लास्ट मिनट हो रहा है सब। हाँ, हरिद्वार ग्रामीण की सीट को हम कभी नहीं जीते थे। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी उस जोन में जिससे वो बना है,
वहाँ कांग्रेस कभी वो कभी नहीं जीती थी। तो मैंने ये सोचा लेट मी, मुझे अपना लक ट्राई करना चाहिए यहाँ से। तो वो तो मैंने सुनियोजित तरीके से लड़ने की सोची। मेरे साथ धोखा मेरे ही एक आदमी ने कर दिया, जिनको मैं कांग्रेस में लाया और टिकट दिया, जिनको कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं दिया, मैंने टिकट दिया। उन्होंने अपने एक शिष्य को चुनाव लड़ा दिया, वो विड्रॉ कर रहा था। मेरे दूसरे साथियों से बातचीत करके विड्रॉ कर रहा था। उन्होंने कहा मैं करवा रहा हूँ भाई साहब, हो रहा। बल्कि मैं कंपेन करने के लिए पिथौरागढ़ जा रहा था, तो मैंने कहा भाई वो तो अब सुना गया नहीं, और वहाँ तो टाइम बीत जाएगा तब तक। तो बोले नहीं वो जा रहा, जूता मार करके उससे करवाऊंगा वापस, आप बेफिक्र रहिए। मैं पिथौरागढ़ से जब वापस आया तब मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा क्या वो वापस नहीं किया, और उस चक्कर में कुछ वोट कट गए। तो अब वो विश्वास की चूक थी, राजनीति में विश्वास की चूक थी, लेकिन मुझे उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है, और यहाँ भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तो रिग्रेट इसलिए नहीं है, ये दोनों सीटें मेरे चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस जीती है, दोनों सीटों में। हाँ, आज हम किच्छा से भी कांग्रेस जीती है और हरिद्वार ग्रामीण से भी जीती है। हरिद्वार ग्रामीण वालों ने तो मेरी बेटी को जिता दिया, जिस सीट से कभी कांग्रेस नहीं जीती थी। तो ऐसा नहीं है, रणनीतिक चूकें भी हो सकती हैं, लेकिन पार्टी के लिए अनंतों को तो फायदेमंद रही है। हाँ, ये है जरूर कि और साथी कह रहे थे, किसी जैसे केदारनाथ वाले प्रस्ताव लेके आ रहे थे, डीडीहाट वाले आ रहे थे, और धारचूला वाले आ रहे थे, लेकिन मैंने उस समय प्रचार कैंपेन के हिसाब से ये सोचा कि कोई सुविधाजनक सीट से लड़ लूँ। लेकिन 2017 की स्थितियां असामान्य थी, अत्यधिक असामान्य थी। आपने जब प्रश्न उठा दिया है, उत्तर प्रदेश से सांप्रदायिकता की आधी चली, श्री मोदी और योगी के कॉम्बिनेशन ने ऐसी आधी, प्रचंड आधी बनाई। उसमें उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दरख्त उड़ गए, दरख्त तो छोड़ो, उनकी जड़ें तो छोड़िए, नीचे की मिट्टी तक उड़ गई है। अखिलेश जी, हम भी उनके साथ थे, कांग्रेस भी, मायावती जी, सब उड़ गए। लेकिन हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे थे, और उत्तराखंड तो अपर कास्ट डोमिनेटेड एरिया है। जब सांप्रदायिकता, जब हिंदू मुसलमान वाली बात होगी, तो स्वाभाविक धरती है इस तरीके की बीजेपी की इस राजनीति के लिए। तो उनको सफलता मिल गई, यहाँ सफलता मिल गई। लेकिन उसमें भी लोगों ने हमारा साथ दिया। मैं उत्तराखंड के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम 1.5% या 1 या 1.5% अपना वोट बढ़ाने में सफल हुए, और 34-35% लाए। आप उत्तर प्रदेश से हमारी तुलना करके देखिए, तब आपको लगेगा कि 2017 के अंदर कांग्रेस ने जो परफॉर्मेंस थी कांग्रेस की, और जबकि इतनी बड़ी टूट और सत्ता का इतना बड़ा खेल, और 2017 में भी इन्होंने एक झूठ बोला था, अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाए हैं जुम्मे की नमाज वाला, कि उसके लिए छुट्टी वाला, शुक्रवार की छुट्टी कर दी करके। फिर इनको झूठ बोलना पड़ा, और उस झूठ बोलने के लिए सारी भाजपा की टॉप लीडरशिप का इस्तेमाल, बम्बार्डिंग हुई उस झूठ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो है। तो ये ऐसा नहीं है। तो 2017 में जो आपने कहा कि रणनीतिक चूक थी या थी, ये असामान्य स्थितियों में असामान्य निर्णय थे, जिस पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। नहीं, 2022 में मुझे जरूर इस बात का, क्योंकि मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैं समझ गया था खेल को, और मैं 2022 में देख रहा था कि कांग्रेस आ रही है, तो मैंने कहा कांग्रेस को आने दो। क्योंकि देखिए, मेरे साथ जो लोग 2002 में मंत्री बनने के लिए अभ्यर्थी थे, जो उस समय मंत्री बन गए, तब से लगातार आ रहे हैं, जीत रहे हैं, उनकी भी तो कुछ आकांक्षा होगी। अब रोज हरीश रावती को देखेंगे तो उनके मन में फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो मैं चाहता था कि मुझको देख करके उनके मन में फ्रस्ट्रेशन ना आए, इसलिए मैं 2022 में नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन बाउंड टिकट निर्णय के बाद सारी पार्टी कोरस की तरीके से गाने लगी, सेंटर मतलब टॉप लीडरशिप, कि हरीश रावत को लड़ना है, तुमको लड़ना है, तुमको लड़ना है, तुमको लड़ना है। और जिस सीट को मैं कहूँ, ये तो पहले से निर्णय हो गया। तो अनंतों को तो एक सीट बची थी रामनगर की, मैंने कहा रामनगर में लड़ा दो, और रामनगर में फिर उतना बड़ा ड्रामा कर दिया, और यहाँ मुझसे कहा बस सब तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं,
जब मैं यहाँ आया तो तो ये आपने ये कहा कि हमारे साथ धोखा टाइप से हो गया, तो धोखे पे एक सवाल करना चाह रहे हैं कि कई लोगों को आपने, कई नेताओं को तैयार किया, लेकिन वो कई नेताओं को जमीन से उठाया, लेकिन बाद में जब मौका आया तो वो आपको साथ छोड़ के चले गए। देखिए, ऐसा कभी इसको देखिए, लेके आप महसूस यदि करते हैं कोई टीस, यदि किसी की आकांक्षा की जैसे मदद आपने से पूर्ति नहीं हो, उपाध्याय, किशोर उपाध्याय को कहा इस तरह से मैंने एकदम कहा ना कि जिनकी आकांक्षाएं हमने वो बढ़े, हमने कोई जीवन भर का कोई हिंदू मैरिज थोड़ी है, वो हिंदू पत्नी की तरह थोड़ी थी जो जीवन भर के साथ हमारे साथ बने रहे। वो तो एक राजनीतिक सहयोगी थे, आए हमारे साथ रहे, हमने अपना कर्तव्य कर लिया, उनको जो अच्छा लगा वो करें, भगवान उनकी मदद करे। लेकिन मुझे लगता है भगवान उनकी मदद कर नहीं रहा है। हाँ, वो लोग वन टाइम वंडर साबित हो रहे हैं। जितने लोग इस तरीके से गए हैं वो अपनी जमीनों को ठीक से रख नहीं पा रहे, इसका मुझे दुख है। क्योंकि मैं चाहूंगा कि मैंने जिस पौधे को लगाया हो, जिसको कभी पानी डाला हो, वो वृक्ष के रूप में फल देने का काम करे। मैं नहीं चाहूंगा वो सूखे। हाँ? मगर होगा तो वही जो राम रचिया था। सर जैसे आपका इतना लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि कई बार उतार चढ़ाव भी आपने देखे, तो इस दौरान आपका सबसे भावुक क्षण क्या रहा है जिसने आपको भावुक कर दिया हो? 2000 क्षण तो बहुत आए होंगे, आपने बड़ा ऐसा प्रश्न पूछ दिया जिसमें मुझे अपने दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ाने पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। देखिए, 2014 में मुझे कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता था, श्री राहुल गांधी जी का फैसला था। और दिल्ली में बड़े बड़े शक्तिशाली लोग जिन्होंने 2012 की प्लॉटिंग की थी, वो 2014 में भी लग गए थे अपने खेल में। और मुझसे कहा जा रहा था, कैबिनेट मिनिस्टर हो, तुमको जनरल सेक्रेटरी भी बना देते हैं AICC में, है? और तुम यहाँ रहो काहे के लिए। अच्छा, मैं भी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में मन मेरा रम गया था, क्योंकि वहाँ वो जो नदी जोड़ इत्यादि परियोजनाएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, वो मेरी सोच के अनुरूप थी। पानी और उसके क्षेत्र में आप ये लगाइए, जो हमने वाटर पॉलिसी बनाई, वाटर पॉलिसी आज भी चल रही, वो बदली नहीं। जो मेरी पायलटशिप में जो हुई, और राष्ट्रीय जल परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो उनके विश्वास से हमने उनको तैयार की थी। और वो वाटर पॉलिसी बनाते वक्त नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, जयललिता चीफ मिनिस्टर थी, बादल जी चीफ मिनिस्टर थे, पटनायक जी चीफ मिनिस्टर, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर थे। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि डाइवर्स व्यूज के कितने कितने बड़े लोग जो है वो थे। और राज्यों के अंदर बिल्कुल खुली टसल थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शीला दीक्षित जी में ही हमारी पार्टी के अंदर जो टसल थी, लेकिन हमने उसके बीच में भी नेगोशिएट करके वो पॉलिसी बनवा दी थी जो है। तो मैं रम गया था वहाँ, मेरा मन भी डोल मटोल था कि क्या जो करूं। लेकिन राहुल जी का निर्णय था, तो जब मैं राहुल जी के पास गया, मैंने कहा सर आपने बना दिया। बोले चलो मैडम के पास गए, तो मैडम ने एक ही बात मुझसे कही, हरीश कुछ नहीं, तुमको आपदा से बिल्कुल उत्तराखंड बहुत ग्रस्त है, हमारी गवर्नमेंट फेल हुई आपदा के रिस्पॉन्स को मीट आउट करने में, और हमारी बड़ी बदनामी हुई है। केदारनाथ आप जानते हो क्या है, उनका क्या महत्व है देश की राजनीति के अंदर, और ये कांग्रेस के लिए बड़ा कलंक हो गया है। तुमको आपदा से ओनली एक्सपेक्टेशन कि तुम जा करके उसको ठीक करो, वो शिकायत कोई न रह जाए। लेकिन राहुल जी ने मुझसे कहा कि आपको पार्टी को भी खड़ा करना है। जब 2017 में हारे, तो हारने के बाद मैं गया, मैंने उनसे कहा सर मैं आज फेल, कि मैं आपकी बात नहीं रख सका और मैं पार्टी को सत्ता में नहीं ला पाया, और यदि आप कहें तो मैं जो है राजनीति से अलग हट जाता हूँ। बोले नहीं नहीं, कैसी, ऐसे थोड़ी हटेंगे आप, आपको फिर लड़ना है, अब लड़िए फिर खड़ा करिए, लड़िए फिर खड़ा करिए। मैंने कहा साहब मैं आपका विश्वास, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा विश्वास और बढ़ा है, क्योंकि आपकी लड़ने की ताकत मैंने देख ली कि आपने वहाँ किस तरीके से लड़े, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और आप किस तरीके से लड़े,
दोनों डाटाज मेरे सामने है। मैं उनके उस गेस्चर को नहीं भूल सकता, क्योंकि उस समय मैं अंदर ही अंदर हिला हुआ था। खुद भी जो 2 जगह हार गया हो, तो मैं अंदर ही अंदर हिला हुआ था। तो उस समय नेता यदि सहारा दे, पीठ पर हाथ रख दे, तो मेरे लिए वो पीठ में हाथ रखना जीवन का सबसे बड़ा भावुक क्षण है। इसलिए सो आई वेडेड विद राहुल गांधी। इसलिए मैं तब तक जवान रहना चाहता हूं जब तक एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री न देख लूं। जवान का मतलब 78 ईयर्स। हाँ, आज जब मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक दो चीज और बताइए कि सोशल मीडिया पे आजकल आप उत्तराखंड के उत्पादों का काफी प्रचार कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको उत्तराखंड का उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए? हैं? कभी अब तो शिवराज सिंह मुझसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हो गए। उन्होंने 2 ही बातें कह दी, देखो, कापल 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 को कापल, हैं? और वो मडुआ मडुआ। देखिए, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हैं, जो मेरी माँ का अन्न है और जो मेरी माँ का फल है, उसका नाम देश का कृषि मंत्री ले रहा है। देखिए, अपने अपने तरीके से राजनीति में आप कोई भी कदम उठाते हैं तो उसके बहुत सारे माने चरितार्थ किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। अब कोई जो आप जैसे शुभचिंतक हैं, वो ये समझते हैं कि मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपने को स्थापित करना चाहता हूँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं राजनीति में अपनी जमीन को नीचे जरा वो करना चाहता हूँ, उसकी ठीक ठाक पॉलिसिंग करना चाहता हूँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है मुझे काम धंधा कर रहा हूँ। तो प्रभु मूरत तीन देखी तैसी वाली बात है, जैसी जिसकी सोच है। मगर मेरी सोच ये है, हमने जो प्रसिद्धि हासिल की हो, जो भी हमारे, आज मेरे 20 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं, जिनमें से 3-4 लाख तो करीब करीब वेरी एक्टिव हैं, जो मेरे साथ बहुत सारे मामलों में इंटरैक्टिव करते हुए महीने 2 महीने में दिखाई देते हैं जो है। और 70-80 हज़ार तो नॉर्मल है, और 10-20 हज़ार तो यूँ है जैसे चना गुड़ वाला। तो जिस धरती ने हमको यहाँ तक पहुँचाया कि हमारी इतनी फैन फॉलोइंग बन जाए, नहीं तो क्या गुण है मन में, देखने दाखने भी अच्छा नहीं, दांत भी टेढ़े, नाक भी है वो, दूसरी चीजें भी सब गड़बड़ जो है, और उम्र भी बुढ़ापे की जो है। तो इसके बाद ये किसने बनाया? इसी धरती ने तो बनाया। तो उस धरती के साथ मेरा लगाव बना रहना चाहिए। उत्पाद उसका एक माध्यम है, व्यंजन उसका एक माध्यम है, पहनावा एक माध्यम है, शिल्प एक माध्यम है, कला संस्कृति भाषा बोली एक माध्यम है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को बनाती हैं, समाज को बनाती हैं। तो मैं उस उत्तराखंडियत का पैरोकार, मैं उस नमक को अदा करना चाहता हूँ जो इस मिट्टी का मेरे ऊपर है। और ये संयोग है, ऊपर वाले की कृपा है। जब 2012 में, मैं 11-12 में एग्रीकल्चर में एमओएस था, तो शरद पवार जी के साथ हमने एक पिटीशन दायर किया वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने मड़वा, झुंगड़ा, गंदम आदि आदि ये सब चीज़ें जितने मोटे अनाज हैं देश भर के, बाद ज्वार बाजरा आदि आदि को हमने कहा इनको न्यूट्रिशियस फूड डिक्लेयर किया जाए। और 2018 में वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने उस पिटीशन को मान्यता दे दी, आफ्टर टेस्टिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो है, सब वो कर दिया। मैं उस समय एमओएस था शरद पवार जी के साथ, और मैं ये देख रहा था, आईसीआर देखता था। तो ये जब ये हुआ, तो जो मडुआ था, जिस मडुए के लिए मैं जब 2014 में मडुआ कहता था, जब मैंने अपने कैबिनेट में पहली बार लोगों से कहा कि गर्भवती महिला को जो है हम ये मडुआ खिलाएंगे और 1 किलो काले भर देंगे, ये देंगे, नमक देंगे, 1 किलो
नमक देंगे टाटा आदि आदि जब ये फैसले करवाए तो हमारे मंत्रिमंडल के साथी एक दूसरे को नहीं मारते थे, हंसते थे। जब मैंने मडवे पर बोनस की स्कीम घोषित की कि मडवा उत्पादक को जो है पर क्विंटल 700 रुपया जो है मडवे बोनस दिया जाएगा, तो ये सब लोग कहते थे आपस में कि अरे यार करो यार, मुख्यमंत्री है, मतलब इसका मन रखने के लिए अच्छा, एक करो। चीज बताइए। और मेरे मुंह सामने अजय भट्ट जी ने रानीखेत की पब्लिक मीटिंग में कहा, गुलाम नबी आजाद आए थे पर्यटन मंत्री के रूप में, वहां कहा क्या मडवा मडवा, लोग आसमान पे जा रहे हैं, चांद सितारों पे जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड वालों को मडवा खिला रहे हैं। आज आज वो मडवा जो है डोनाल्ड ट्रंप खा रहा है, तो अब हमें प्रसन्नता होती है, तो हम ये समझते हैं शायद कोई और चीज भी इसी तरीके से चल जाएगी, इसलिए हम जो है काफल हिसारू या बीड़ू सबकी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि उत्तराखंड सरकार या बीजेपी सरकार लगातार ये कह रही है कि मैं उत्तराखंड में डेमोग्राफी को और नहीं बदलने देंगे, यूसीसी कानून लाए हैं, मदरसों को लेके लगातार बोली जा रही है बातें, और फिर थूक जिहाद, लव जिहाद, कई तरह की आपने सुनते, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो है भाजपा की बात बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अब 10 साल होने जा रहे हैं और केंद्र में जो है जब समय चुनाव होंगे 12वां साल होगा, क्या बताएंगे, क्या देंगे? कहेंगे कि हमने थूकने वाले को पकड़ दी, थूक जिहाद, थूक जिहाद चलाया है? हमने लव जिहाद चलाया, क्या क्या बताएंगे? क्या क्या हासिल हुआ उत्तराखंड? उनके खिलाफ क्या बेरोजगारी की समस्या दूर हुई इससे? गरीबी दूर हुई? महिलाओं पर अत्याचार रुके? महंगाई घटी? क्या कुछ मेरी सड़कें ठीक हुई? क्या कुआरब में जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसमें कोई अंतर आया? या जाम की स्थिति से शहरों को निजात मिली? या बिजली के रेट कम हुए? कुछ हुआ ये इन सब जिहादों को चलाने से? है? तो बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए भाजपा का एक एजेंडा है, वो है मुस्लिम एजेंडा, और अकेले में एकांत में भाजपाई कहते हुए हे मुस्लिम देवता तेरी कृपा से ही सत्ता में है। आज का दिन निकल रहा है तेरी कृपा से, कल का दिन निकलेगा तेरी कृपा से, आगे भी जिंदगी बचेगी तेरी कृपा से, क्योंकि बाकी हमने किया तो कुछ है ही नहीं। तो ये लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दोनों का घोर अपमान है कि आप अपने ही देश की एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत जनता में डाल करके, मतों को बांट करके आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये तो जिस तरीके से हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करके ये स्थितियां पैदा की, ये उसको अनुसरण कर रहे हैं, उसके इस सिद्धांत को। आप किस तरफ इस देश को लेकर के जा रहे हैं? और भगवान न करे यदि निराशा में कभी कुछ चीजें गलत रास्ते पे चली गई तो देश संभालना मुश्किल हो जाएगा। थूकने वाले को कोई दूसरा धर्म पसंद करेगा, खाएगा? कोई धर्म है जो थूके को खाएगा? कैसा जिहाद है? अच्छा, लव जिहाद के बाद अब तुमने लव जिहाद का तोड़ क्या निकाला? क्या कहते हैं? लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है जो विवाद रूपी संस्कार है, जिसमें धूल अर्घ से लेकर के 7 फेरे होते हैं, वो परंपराओं को क्यों आप कोई मानेगा? तुमने सनातन की महान परंपरा को, जो सनातन का सबसे बड़ा संस्कार है विवाह संस्कार, आपने उसको रिडेंडेंट बना दिया। आप कैसे हिंदू हो भाई? कैसे हिंदू हो? आपने अब तो शॉर्टकट लगा दिया ना आपने। तो काहे के लिए बेचारा यार इतनी दक्षिणाएं दे करके, इतने पाँव छू करके, इतने प्रणाम करके, इतने अधूरे दे करके काहे के लिए इन सब प्रपंचों में फंसेगा? तो ये है इनकी समझदारी भाजपा की। इस समझदारी इन्हीं को मुबारक हो। और मैं चुनौती दे करके कह रहा हूँ, जितना डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं ये 2017 के बाद हुए, जो बड़ा बदलाव हुआ। और मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके अमर उजाला के फोरम से कह रहा हूँ,
और हिम्मत के साथ आप मेरे इसी कथन को सीधे छापिए। 2017 से पहले और 2014 से 2017 के बीच में इस राज्य के अंदर न्यूनतम संख्या में, सबसे न्यूनतम संख्या में बाहर से लोग आए। पलायन हुआ, मतलब हाँ, पहाड़ से पलायन हुआ कर ना, पहाड़ अन्य राज्यों से अन्य राज्यों से अच्छा, यहाँ डेमोग्राफिक Demographic चेंज, change, हाँ। डेमोग्राफिक चेंज यही तो कहते हैं ना। हाँ, ये कहते ठीक हैं है। बाहर से लोग आए, बाहर से लोग। ये इनका मतलब था मुसलमान आए। हाँ, और मैं कह रहा हूँ कोई भी सबसे कम आए, 2014 से 17 के सबसे कम आए, मुसलमान तो नाम मात्र को आए 2014 से 2017 से। और ये जितने डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, ये जितने नदी नाले खाले आदि बढ़े हैं, या तो पहले के हैं या जो है भाजपा के बाद के हैं। और इस अकेले हल्द्वानी के अंदर 2017 के बाद कम से कम 5,000 बाहरी लोग आए। अच्छा, क्या डेटा आपके पास कहाँ से आया? जानकारी ली हमने लोगों से। अच्छा। जब ये तुम इस तरीके की चीजें करोगे तो कैसे नहीं, उसकी जानकारी क्यों नहीं लेंगे? आप हर शहर के अंदर देख लीजिए 2017 के बाद सब्जी वाला, दाढ़ी बनाने वाला, ना वाला, काम वाला, मंदिर बनाने वाला, पानी ठोकने वाला, प्लम्बिंग करने वाला, जो जितने लोग आए हैं ये सब 2017 के बाद आए हैं। क्योंकि आपने अपने प्लम्बर्स को, अपने लोगों को आगे बढ़ाया नहीं। आपने हमारे ITI जिनमें हम इसके लिए प्लम्बरिंग इत्यादि के लिए हमने तो इसको हमने जो ब्यूटिशियन का कोर्स स्टार्ट किए थे ना ITI पॉलिटेक्निक में, तुमने वो ITI बंद कर दिए। जब हमारे बच्चों के पास वो हुनर ही नहीं रहा और वो जरूरत है, हमने तो ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया लोगों से। हाँ, हमने निस्बत नाम की संस्था है नोएडा के अंदर, एक बड़ी जो है संस्थान है, हमने उसके साथ टाई अप करके ये सब चीजें करवाई, ताकि दाढ़ी बनाने वाले से लेकर के हमने सब चीजों की ट्रेनिंग की, प्लम्बरिंग से लेकर के। हाँ, हमने उसमें धर्म के आधार पर नहीं किया, मगर उसमें 60% से ज्यादा जो है ट्रेनिंग लेने वाले लड़के आजीविका, आधुनिक आजीविका किसको नहीं चाहिए, वो हिंदू लड़के होते थे। तुमने वो फैसिलिटीज बंद कर दी, तो वो हुनर जिनके पास था वो आए यहाँ, वो तो चीजों की जरूरत थी। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, इसके लिए यदि कोई दोषी है तो केवल भाजपा दोषी है। इनके पास दृष्टि नहीं है चीजों को समझने की, और उसके कारण ये सारी हालात पैदा हुए हैं। लेकिन इसके ठीक उलट जो पहाड़ों पे हैं, वहां से लोग अपने, जो पहाड़ के लोग हैं, वो पलायन करके उत्तर प्रदेश, वहाँ दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जा रहे हैं। देखिए, या हल्द्वानी या देहरादून आके बस रहे हैं। देखिए, दो तरीके का पलायन है। एक है सक्षम पलायन, क्षमता का पलायन, मैं उसको इंकरेज करूंगा एज चीफ मिनिस्टर भी, एज पब्लिक मैन भी। क्योंकि मेरा बच्चा अच्छा हुनरमंद हो, वो दुनिया में जाए। मैं तो उसको कहूँगी अंतरिक्ष में भी जो है, जब यदि कल कॉलोनी बसे तो उसमें उत्तराखंड ही जाए, वो करे। हम चाहेंगे वो चीज जो है, वो हुनर हमारे लोगों में वो क्षमता पैदा करें। इसीलिए हमने दूर दूर ITI पॉलिटेक्निक, 8वीं इंजीनियरिंग कॉलेज सब मेरे समय में खुले, जो उत्तराखंड के अंदर बने। मेडिकल कॉलेजेस 8 हैं, 7 हैं, 7 में से 5 मेरे कार्यकाल में हुए। नर्सिंग कॉलेज मैक्सिमम सब मेरे काल में। 3 साल जो मुझे मिला केवल, उसमें मैंने ये सारी जितने पॉलिटेक्निक जोड़े कर दी, जोड़े से ज्यादा कर दिया। ITI लगभग दुगने कर दिए मैंने उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि मैंने कहा तकनीक लोगों को सक्षम बनाती है, और मैंने वो सक्षम लोग तैयार करने का काम किया। लेकिन अक्षम लोगों का, बेबसी का पलायन नो। उसके लिए हमने खेती से लेकर के स्थानीय कल्चर, संस्कृति आदि आदि में आजीविका के नाना प्रकार के साधन जोड़े, और उन साधनों को सप्लीमेंट किया समाज कल्याण की पेंशनों आदि आदि से। बेबसी की पेंशन आदि, जो गरीबों को 19 तरीके की पेंशनें हमने समाज कल्याण की आदि की लागू की, ताकि हर किसी के पास, हर गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास एक लाठी हो, वो पेंशन की लाठी हो, जिसमें आपके पत्रकार भी सम्मिलित है। हमने इनके पत्रकार बंधुओं के लिए भी, हुनरमंद हर संस्था के लिए, कलाकारों के लिए, सबको हमने पेंशन के दायरे के अंदर लाया। सोशल सिक्योरिटी मजबूत हो गई। हाँ, हमने कृषकों को भी लाए, दूसरों को भी लाए। 2027 का चुनाव बहुत कम रह गया है, लगभग 20 महीना या 18-20 महीने के आसपास रह गया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी, या कांग्रेस के पास इसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? आई एम टेस्टिंग द वाटर। मैं जो घूम रहा हूँ, जैसे बुढ़ा आदमी खांसता है ना घर में,
कहीं चोर जरूरी थोड़ी आएगा, लेकिन बहु जगी है नहीं जगी है, या बेटा जगेगा नहीं जगेगा, वो खांसते रहता है। अच्छा, उसी तो की मैं तैयारी जो है मैं खांस भी रहा हूँ और साथ साथ आई एम टेस्टिंग द वाटर, जा करके देख रहा हूँ कि लोगों की नब्ज क्या है। और कांग्रेस को आक्रामक रणनीति बनानी पड़ेगी, आक्रामक रणनीति बनानी पड़ेगी। और यदि कोई मुझसे ज्ञान लेना चाहे तो मैं उनसे कहूंगा कि 50 कुछ नहीं चाहिए, 50 फायरी स्पीकर्स चाहिए, प्रखर रूप से बोलने वाली चाहिए, हाँ, जो सिर्फ इन पर हमला कर सके। झूठ लूट फूट, झूठ लूट फूट एक नैरेटिव मैंने तैयार कर दिया है। स्लोगन अगले ये चुनाव के लिए बना झूठ लेंगे। लूट फूट के दायरे में जो है आक्रामक रणनीति अपना करके इसको इनको धकेला जा सकता है, क्योंकि इनके पांव जमीन में नहीं है भाजपा के, क्योंकि इन्होंने जमीनी तौर पर कुछ नहीं किया है, ये है। तो इसलिए 2027 में, हाँ, यदि आप आक्रामक रणनीति नहीं बनाएंगे तो फिर ये आपके ऊपर फिर जाल डालेंगे, जैसे 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जाल डाला, कोई और जाल डाल देंगे। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, मैं जब कह रहा हूं ये झूठ बोला, ये बोला मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, ये बोला, मैं टोटल जितने लोग, मैं एक मान लेता हूं उन्होंने 2 लाख वोट कन्वर्ट किए होंगे हमसे, दूर कीजिए 2 लाख वोट, उन 2 लाख वोटों में से मान लिया 1 लाख वोट ऐसे थे जो कांग्रेस को देना चाहते थे। जब उनको सुन रहे हो यार इन्होंने तो झूठ बोला, तो वो 1 लाख लोगों में बदलाव आ रहा है, आएगा। वो कहेंगे यार इन्होंने तो मुझसे झूठ बोल करके कांग्रेस के खिलाफ डाल दिया, यार डलवा दिया है? ये। और फिर दूसरी बात क्या है, जब मैं आते ही आपको आऊं, मैं नमस्ते करूं, आप कहें अरे तुम तो झूठे हो, तो मेरे तो पांव उखड़ जाएंगे। तो भाजपा जैसे ही चुनाव मैदान में आए, यदि कांग्रेस की रणनीति हो कि लोग कहें कि भाजपा झूठ बोलती है, तो भाजपा सफाई देते रह जाएगी क्यों? इसलिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस आक्रामक रणनीति बनाए, और उस रणनीति में भाजपा के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एंड आई एम टेस्टिंग द वाटर, फिर लिख लीजिएगा, ये दूसरी बार कह रहा हूँ, आई एम टेस्टिंग द वाटर। सर 5 क्वेश्चन हम एक शब्द में जानना चाहेंगे। एक आप जब सीएम थे उस समय कौन सा ऐसा कोई यादगार फैसला हो जिसको आप हमेशा याद करना चाहते हो? देश के इतिहास में आपदा ग्रस्त लोगों को कहीं भी सेल्फ असेसमेंट करके अपने नुकसान का अनुमान लगाने का अधिकार नहीं दिया गया। और मेरे सामने ये था कि मुझे 4 धाम यात्रा प्रारंभ करनी थी, और जितने उसके 4 धाम यात्रा के लाखों स्टेक होल्डर्स थे, जिनमें डूली पालकी वाले से लेकर के फड़ लगाने वाले से लेकर के गाड़ी साफ करने वाला कंडक्टर क्लीनर तक है, या जो है जो है बस अड्डे में साफ करने वाला सफाई करता है, और टॉयलेट साफ करने वाला है, या कोई भी है, जो जितने जो एक शब्द में लाखों सेल्फ असेसमेंट चार धाम के स्टेक होल्डर थे, मैंने इनको सब आइडेंटिफाइड थे। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप, और विशेष तौर पर पंडा पुरोहितों आदि को बुलाया, दुकानदारों को बुलाया, होटलियर्स को बुलाया, मैंने कहा आप अपना असेसमेंट खुद करिए, कितना डैमेज हुआ, और उसको मुझको दीजिए, मैं उसके आधार पर आपको डैमेज पूर्ति करूंगा। मैंने कहा बद्रीनाथ केदारनाथ साक्षी हैं, आप सही करिएगा, और मेरी जिंदगी दांव पर लगी है, और अधिकारियों की नौकरी दांव पर लगी है। और इस फैसले को लेने में हमारी वित्त मंत्री का भी मुझको बड़ा सहयोग मिला, इंदिरा जी का, कल मैंने इसका जिक्र किया है यहाँ। और सेक्रेटरी मुझसे कहता था कि साहब जेल हो जाएगी, मुझको जेल हो जाएगी। डीएम, तो जब मैंने ये फैसला सुनाया तो डीएम यंग लड़का, अब तो कमिश्नर है इस समय, वो उसको तो बिल्कुल, लोगों ने कहा था उसकी पैंट गीली होगी, कहती कहा मुझसे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने बोला साहब ये तो कोई कर नहीं पाया। मैंने उनसे कहा 3 बार कैबिनेट में, मैंने कहा आप नोट को डिसेंड करके
3 बार मेरे पास भेजिए। मैंने कहा मैं तीनों बार इसमें Okay. ऑर्डर पास कर रहा हूँ और उसके बाद इसको कैबिनेट में लेकर के जाएंगे और विधानसभा में भी मैंने कहा मैं कहूँगा कि यदि सही जो होगा वो फैसला राज्य का और जो गलत होगा उसके लिए केवल मैं जिम्मेदार। मैंने कहा आई विल ओन अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। वो फैसला मुझको बदनाम करके जेल में भी डाल सकता था और उस फैसले ने मुझको ये गौरव दिया कि मैंने जिस 4 धाम यात्रा के लिए लोग कहते थे, केदारनाथ तो कहते थे लोग 10 साल भूल जाइए और 3-4 साल जो है बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा नहीं हो सकती है, बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा नहीं हो सकती और हमने जो है बंदी नहीं होने दी, हमने दूसरे साल चला दी उसको। जो है केवल इस एक निर्णायक एक बड़े फैसले ने ये सब हो किया और जिंदगी में कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। और ऐसा कौन सा फैसला है जिसको आप मानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, ये चूक हो गई हमारी जिंदगी में? 2022 में मुझे चुनाव लड़ने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था और ये जानते हुए भी कि मैं हार रहा हूँ, मुझे लालपुर में नॉमिनेशन फाइल नहीं करना चाहिए था और मुझे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की बात नहीं माननी चाहिए थी। नहीं तो पार्टी रसातल में चली जाएगी, आप नॉमिनेशन करिए ही करिए। मुझे 2022 में नहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस में सबसे आपका पसंदीदा व्यक्ति या जो लगता है कि कांग्रेस को आगे लेके जा सकते हैं, राहुल गांधी के अलावा? राहुल गांधी। बीजेपी उत्तराखंड में आप किस नेता को पसंद करते हैं? जो भाजपा की नैया डुबा दे। नाम बताइए। इसीलिए मैं 2017-18 में भी कहता था त्रिवेंद्र सिंह 5 साल और आज कहता हूं वो पुष्कर सिंह 5 साल। और भारतीय जनता समझ गए ना? हाँ, समझ गए। तो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पे आप किस नेता को पसंद करते हैं? भारतीय जनता पार्टी में? हाँ, बीजेपी में। अरे जिसको पसंद करता हूँ तो बेचारे आसमान चले जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पसंद करता था लेकिन वो आसमान चले गए। अब इसलिए मैं नहीं चाहता कि लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर हो, कोई भी दूसरा विपक्षी दल हमारा विरोधी कमजोर हो, इसलिए मैंने वहाँ पसंद करना छोड़ दिया। क्योंकि अब मेरी पसंद थी अटल बिहारी वाजपेयी, वो बेचारे स्वर्ग चले गए, क्या करूँ। आप अमर उजाला में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी। आप लोगों का इतना धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी रिसर्च करके मेरी हालत खराब कर दी, तो मेरी हालत खराब करने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।